So hello everyone. Today we are going to start a series that is based on class 12th English core syllabus. I know that all the students of class 12 they are so busy preparing their other subjects, so busy preparing for competitive exams like CUET, CAT, CLAD and so many. You don't get time, specific time to give to languages. And that is why I have come up with a series wherein you will get detailed summary of all the chapters of class English. And why English? See children, please understand that English is a very scoring subject for you. अगर आप अच्छे से चैप्टर्स को समझ लेते हैं, लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर लेते हैं, एंड इफ़ यू नो हाउ टू फ्रेम योर आंसर्स, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग प्लस 90 मार्क्स. And if you score plus 90, you know percentage is made by the contribution of each and every individual subject. This subject also carries 100 marks. तो हम इसको neglect नहीं कर सकते. And I guarantee you, if you just listen to line by line summary that is given by me in this series, and if you just include all the value points जो मैं highlight कर रही हूँ और जो सारी चीज़ें मैं कह रही हूँ, you will do wonders. And I have been teaching in a CBSE school for the last 20 years, and that's why I can exactly tell you what to write, how to organize, and how to do wonders. So without wasting our time, let us begin with Flamingo. Chapter 1, the last lesson, which is actually the first lesson. चिल्ड्रन प्लीज अंडरस्टैंड वी विल बी डूइंग लाइन बाय लाइन एनालिसिस. हम हर एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे. मैं आपको सेटिंग्स, कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें. और उसके बाद भी जब एग्जाम हमारी अप्रोच होने वाली होगी तो वी विल डू अ क्रैश कोर्स सीरीज. और क्रैश कोर्स सीरीज में हम सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द लास्ट लेसन. तो द लास्ट लेसन की जो सेटिंग है वो है फ्रैंको प्रूशियन वॉर. फ्रांस और प्रूशिया के बीच में एक वॉर चल रहा था. प्रूशिया उस समय कंसिस्ट करता था 3 देशों को लेके, ऑस्ट्रिया, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी. अब फ्रांस जो है, फ्रांस को प्रूशिया ने हरा दिया था. ठीक है, अगर किसी भी कंट्री को कोई दूसरी कंट्री हरा देती है तो क्या होता है? जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो क्या हुआ? उन्होंने अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून हमारे ऊपर लागू किए. सबसे पहली चीज़ हमें ये बताई गई कि इनकी भाषा को खत्म कर दो. एंड देयर इज अ फेमस राइटर गुगियो थियोंग हु हैज सेड दैट इफ किल अ नेशन किल इट्स लैंग्वेज. अगर आप किसी भी देश को खत्म करना चाहते हैं उसकी भाषा को खत्म कर, क्योंकि अगर आप उसकी भाषा को खत्म कर देंगे तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी. और वो ही चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होती है. जर्मनी से एक ऑर्डर आता है कि फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स में कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा. उनका जो फ्रेंच टीचर है एम हैमल, उसको कहा जाता है कि तुमको देश छोड़ के चले जाना है. वो टीचर जो पिछले 40 सालों से अपनी सर्विसेज था, वो बच्चे जो आज तक ये समझते थे कि अरे कल पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, जब उन्हें एहसास होता है कि उनका टीचर आज जा रहा है तो वो सारे विचार जो उनके नेगेटिव थे वो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं. The teacher who appeared as cranky appeared as a very good person. The books that appeared as burden were appearing as old friends. वो सभी लोगों के साथ होता है, स्पेशली हम इंसानों के साथ. जो चीज़ें, जो रिश्ते हमें ईश्वर ने दिए हैं, हम उसकी वैल्यू कभी नहीं करते. हम उसकी वैल्यू केवल तब करते हैं जब वो हमसे बहुत दूर चली जाती है, इतनी दूर कि हम उन्हें वापस बुला ही नहीं पाते. While explaining the chapter, I'll also tell you all the important points, the value points, the things which should be added in your answers to add more weightage to your answers. Because ultimately, there are 2 things which are important. First is understanding the chapter, and second is knowing what to write, how to write, and when to write. So without wasting any time, let's begin the line-by-line analysis of the last lesson of Flamingo Class 12 English. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत लेट स्टार्ट हुआ. मुझे स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे टीचर मुझसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ आता ही नहीं था. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. एक पल के लिए लगा कि छुट्टी मार लेता हूँ, बाहर ही दिन बिताता हूँ. बाहर का माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत टेम्पटिंग था. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे. अब प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि देखिए, वी आर ऑल इंडियंस, ओके. फाइंड सम पाकिस्तानी सोल्जर्स ड्रिलिंग ऑन द ग्राउंड, दैट इज रियली डिस्गस्टिंग. अगर हमें किसी और देश के सोल्जर्स यहाँ पे ड्रिल करते हुए दिखाई देते हैं तो वही समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है.
तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ थी. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Prussian soldiers की ड्रिलिंग, बाहर का क्लाइमेट, चिरपिंग, ये पार्टिसिपल्स की बजाय तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थे. हर बच्चे के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है. कई बार लगता है ऑफिस न जाएं, जब बारिश होती है, अच्छा मौसम होता है, पक्षियों की आवाज़ आती है, वी फील लाइक just staying back. But Franz, who was so sensible, mature, he resisted the temptation and he decided to move. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board. For the last 2 years, all the bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? पिछले कई सालों से इस बुलेटिन बोर्ड से हमेशा बुरी खबर आई थी और आज मैं सोच में पड़ गया कि हुआ होगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं वहां रुक के देखूं कि क्या हो रहा है और मैं स्कूल की तरफ भागा. Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." तो वहाँ पे रास्ते में एक ब्लैकस्मिथ था और ब्लैकस्मिथ ने मुझे कहा कि इतना भागो मत, तुम टाइम पे पहुँच जाओगे. शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा था. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. इस वाले पोर्शन में से क्या क्वेश्चंस बनते हैं? इस वाले पोर्शन में से एक क्वेश्चन तो ये बनता है, what were the things that were tempting Franz not to go to school or the things that were preventing him to go to school? ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है जो कई बार पिछले सालों में पूछा गया है. अब जो नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है और वो ये है कि व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स दैट फ्रांस ऑब्जर्व दैट डे ऑन द वे. ये एक लॉन्ग आंसर बनेगा जिसमें हम बात करेंगे उन सारी अनयूजुअल चीज़ों की जो कि फ्रांस ने उस दिन अपने रास्ते में देखी. Remember students, whenever you are writing this answer, always write the sequence properly, like from the first thing to the last thing. Which are the first things and which are the last thing, let's understand in the chapter. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on table. तो अक्सर जब भी स्कूल शुरू होता है, हम भी अर्ली मॉर्निंग जब स्कूल जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत शोर हो रहा है, टीचर के बोलने की आवाज़ आ रही है, there is so much भी नहीं होती. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as Sunday morning. मैंने सोचा कि फटाफट क्लास में जाके बैठ जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं लेट तो ऑलरेडी हो चुका था. लेकिन उस दिन इतनी शांति थी, ऐसा लग रहा था जैसे संडे है. Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. मैंने देखा कि टीचर जो हैं क्लास में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं. मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि मैं लेट हूँ और एम हैमल, अरे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं. आज तो भयंकर डांट पड़ने वाली है और बेइज्जती होने वाली है. आई हैड टू ओपन द डोर एंड फॉर एवरीबडी. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज. आप सोच सकते हैं मैं कितना घबराया हुआ था. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ हुआ ही नहीं. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." एम हैमल ने कहा कि फ्रांस अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे. तो ये दूसरी अनयूजुअल चीज़ हुई. रिमेंबर द फर्स्ट अनयूजुअल थिंग वाज देयर वाज नो साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, नो साउंड ऑफ लेसन्स बीइंग रिपीटेड इन यूनाइसन, नो साउंड ऑफ टीचर्स great ruler rapping on table, and the teacher allowed the child to come inside without scolding. और ये तो फ्रांस के लिए बड़ा ही शॉकिंग था. आज टीचर को क्या हो गया है, जो छोटी छोटी चीज़ों पे डांटते थे, डपटते थे, आज कुछ बोल ही नहीं रहे. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frill shirt and little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. अब टीचर ने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े तो वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पे पहनते हैं, तो आज ये कपड़े क्यों पहन के आए हैं? कुछ तो गड़बड़ है दया. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. पूरा स्कूल बहुत सीरियस दिखाई दे रहा था. But the thing that surprised me most was to see on backbenches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with
His three-cornered hat, former mayor, former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि क्लास की बैक बेंचेस जो यूजुअली वेकेंट रहा करती थी, वहाँ पे विलेज के प्रोमिनेंट लोग बैठे हुए थे, विलेज एल्डर्स, पोस्टमास्टर, हॉजर, और वो सारे लोग बहुत ही सीरियसली वहाँ बैठे थे। ओल्ड हॉजर के हाथ में तो एक प्राइमर था, प्राइमरी वाज एन एलिमेंट्री स्कूल बुक, तो उनके हाथ में तो एक किताब थी और वो किताब लेके बैठे थे। सारी ही चीजें बहुत अजीब थी। Let us again recall what were the unusual things. There was no sound of opening and closing of desks, no sound of lessons being repeated in unison, no sound of teacher's great ruler rapping on table. Franz was allowed to come inside the class without any scolding. The teacher of M. Hamill was strange. The dress that he usually wore on prize days and inspections, and the backbenches were occupied by village elders. Now let's move on. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German. Elsick and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Please underline this line. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Elsick and Lorraine." What a thunderclap were these words were to me. So this is your next short answer question. What a thunderclap were these words to me? Explain. The words that were thunderclap to Franz were spoken by M. Hamill, and that was, an order had come from Berlin that only German should be taught in the schools of Elsick and Lorraine. बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेक और लोरेन में कल से केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। सोचिए, सडनली हमें कह दिया जाए कि अगले दिन मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, हम सभी फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, हम उन्हें एंडोर्स करते हैं। इवन आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस, बट वी नो दैट वी लव आवर मदर टंग सो डियरली। जब हमें एक्सट्रीम वाली सिचुएशंस एक्सप्रेस करनी होती है, बहुत खुशी, बहुत दुख एक्सप्रेस करना होता है, जो मज़ा अपनी मातृभाषा में बात करने का है, वो कभी भी किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात करने का नहीं हो सकता। Yes, but because we are living in the 21st century, in an era of globalization, we need to know the universally accepted foreign language, and that is why we are working hard on our language skills. Let us move ahead. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. तो फ्रांस अच्छा, टाउन हॉल पे ये लिखा हुआ था, और सडनली फ्रांस का चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। कहा जाता है ना कि नज़रिया बदल लीजिए, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। वही टीचर जो आज तक सनकी लगते थे, समझदार लग, वही किताबें जो आज तक बोझ लग रही थी, पुरानी साथी लग रही थी, वही भाषा जिसको मैं कभी पढ़ना नहीं चाहता था, आज लग रहा था काश सब कुछ आज ही पढ़ पाता। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. मुझे तो लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है। I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs and going sliding on the Saar. मैं कई बार पढ़ता नहीं था, जो है क्लास के बाहर पक्षियों के अंडों पे फोकस करता था, रिवर में स्लाइडिंग करने चला जाता था। आज बहुत दुख हो रहा था उन सारी चीज़ों के लिए। We humans have a tendency of procrastination. कई बार हम चीज़ों को टालते जाते हैं और पता चलता है कि कल आया ही नहीं, tomorrow never comes. So this also teaches us that procrastination can be extremely dangerous. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of saints were old friends now that I couldn't give up. मेरी पुरानी किताबें मेरी पुरानी दोस्त बन गई, जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करूं? अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। And M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was. मैं तो भूल ही गया कि M. Hamill cranky हैं। मैं तो भूल ही गया कि M. Hamill जो है सनकी हुआ करते थे, वो तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे आज। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. इसके पहले एक और क्वेश्चन फ्रेम होता है, and that is, how did Franz's attitude change towards teaching and learning? Franz's attitude changed towards teaching and learning when his teacher told him that an order had come from Berlin that only German should be taught in the schools of Elsick and Lorraine. The teacher, who appeared cranky, was appearing very good. The books that appeared as burden were appearing as old friends.
समझ आया कि बैक बेंचेस पे विलेज एल्डर्स क्यों बैठे थे. This is also a short answer question which is important for board exam. Why the back benches were occupied by village elders? The back benches were occupied by village elders. There were two reasons. First, to pay tribute to M. Hamel for his 40 years of dedicated service. वो M. Hamel को सम्मान देने के लिए आए थे उनके 40 साल की सर्विस का. And second, they were sorry for not learning their lessons. वो दुखी थे, परेशान थे क्योंकि उन्होंने अपने lessons को अच्छे से नहीं पढ़ा. It was because they were sorry too that they hadn't gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. अब मेरा नाम बुलाया गया. मेरा turn था recite करने का. Remember in the beginning of the chapter we had studied that he hadn't prepared participles. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle or through? Very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो जब मुझे एम हैमिल ने कहा कि अब तुम्हें रिसाइट करना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था. मैं चुपचाप खड़ा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था कि आज तो भयंकर डांट पड़ने वाली है. लेकिन आज तो सब कुछ अजीब हो रहा था, तो यहाँ भी कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता था. एम हैमिल ने मुझे कुछ भी नहीं कहा. इवन एम हैमिल ने ये कहा कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी भी है, गलती पेरेंट्स की भी है. कैसे? Let us understand. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz, you must feel bad enough. See, how is it? Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. हर दिन मैंने कहा अपने आप से, अरे बहुत समय है, कल पढ़ लूँगा. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with LSEC. She puts off learning till tomorrow. यही प्रॉब्लम है हमारे देश के लोगों के साथ. सारी लर्निंग को हम कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? वो लोग हमें अधिकार से कह पाएंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, ना तो तुम फ्रेंच बोल पाते हो ना लिख पाते. How dare you call yourself Frenchmen? But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. Please underline this line. This is your next important question. We have a great deal to reproach ourselves with. Explain. एम हैमिल ने कहा कि हमें खुद को भी पछतावा होना चाहिए. क्यों पछतावा होना चाहिए? तो एम हैमिल एक्सेप्ट करते हैं कि कई बार जब मुझे लगता था कि नहीं पढ़ाऊं तो तुम्हें मैं फ्री छोड़ देता था. मैं खुद फिशिंग के लिए चला जाता था. तुम्हारे पेरेंट्स क्या हैं, तुमको पढ़ने की बजाय कई बार फैक्ट्रीज और मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे. तो सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हम सभी की है. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. थोड़ा बहुत पैसा पाने के लिए वो तुम्हें मिल में भेज देते थे. And I have been to blame too. मुझे भी blame करना होगा. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? कई बार मैं तुमको अपने flowers को water करने के लिए भेज देता था lessons याद करने की बजाय. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? जब मैं फिशिंग करना चाहता था, क्या मैंने तुम्हें कभी छुट्टी नहीं दी? तो सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it amongst us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. This line becomes very important. M. Hamel is showing the glimpses of linguistic chauvinism here. He is having extreme pride in his own language. और वो ये कह रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है. और अगर आपको अपनी लैंग्वेज पे प्राउड है और अगर आपको अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आपके पास चाबी है उस ताले की जिसमें आपको डाला गया है. ये लैंग्वेज actually stands for your customs, rituals, traditions. और इसीलिए कहा जाता है कि modernization में कोई problem नहीं है. Yes, we are living in 21st century wherein we need to be modernized, but it's very important to be rooted. हमारी जड़ें, हमारे customs, हमारे rituals हमें बिल्कुल. So this line is extremely important for you. French is the most beautiful. So if a question comes to you, how did M. Hamel show glimpses of linguistic chauvinism? He said that French language is the most beautiful and the most logical language in the world, and when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the key to the prison. See children, please understand, जब भी आप answers लिख रहे हैं
प्लीज ऐड वैल्यू पॉइंट्स इन योर आंसर्स। अगर आप जस्ट समरी को सुन के अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिखेंगे, दैट्स ओके, यू विल गेट एवरेज मार्किंग। लेकिन अगर आप कुछ टेक्सचुअल फ्रेजेस, सेंटेंसेस अपने आंसर में यूज करते हैं, एटलीस्ट 30% ऑफ योर आंसर शुड बी वोकैबुलरी, फ्रेजेस, सेंटेंसेस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, you can do wonders. And one more tip for you, please underline the value pencil wherever you are doing it. Although we will have a crash course towards the end जहाँ पे हम सारी important चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे, but this is just for your information. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. उस दिन सब कुछ समझ आ रहा था। हमेशा तो ऐसा लगता था कि एम हैमिल अच्छे से पढ़ाते ही नहीं हैं, आज तो पता नहीं सब कुछ समझ आ रहा है। All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and never explained everything with so much patience. अब समझ आया कि मैंने भी कभी ध्यान से नहीं सुना और उन्होंने भी कभी ध्यान से नहीं समझाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it into our hands at one stroke. ऐसा लग रहा था वो आज ही हमें सब कुछ सिखाना चाह रहे हैं। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us written in beautiful round hand, Franz Elsek, Franz Elsek. उस दिन वो हमारे लिए बहुत सुंदर copies लेके आए थे। They looked like little flags floating everywhere in school room. ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे flags हैं जो पूरे school room में float हो रहे हैं, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आपको देखना चाहिए था कि कुछ आवाज ही नहीं थी। Touching of pen की आवाज सकते हैं कितना ज़्यादा फोकस होके सब पढ़ रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखा होगा कि जब हम लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते थे, जब छोटे थे, या जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जब कुछ इंसेक्ट्स वगैरह क्लास में आ जाते हैं तो हम लोग कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पढ़ाई छोड़ के वो इंसेक्ट को देखने लग जाते हैं, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है। इस दिन कुछ क्लास में आए लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। The only sound was the scratching of pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracking their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Please understand this line. This is a sarcastic remark that was said by Franz. This can be a question for you. Franz ने sarcastic tone में कहा कि ये पिजन्स को भी जर्मन बुलवाने वाले हैं कल से, तो ये दिखाता है कि फ्रांस फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में था और इसीलिए उसने sarcastic लैंग्वेज का यूज किया। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how. जितनी बार मैंने एम हैमिल को देखा, वो ऐसे कहीं खोए हुए से थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज सारे नज़ारों को अपनी आंखों में लेके जाना चाहते हैं। सोचिए, जब हम 40 साल किसी संस्था को देते हैं तो कितना लगाव हो जाता है वहां से। और आपको केवल संस्था को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, आपको तो देश छोड़ के जाने को कहा गया है। वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल पेड़ थोड़े बड़े हो गए थे, कुर्सियां और बेंचेस पुरानी हो गई थी, लेकिन जगह और भावना तो वही थी, वो तो और गहरी। How it must have been broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो उनकी जो बहन है वो अपने बैग्स पैक कर रही थी, ट्रंक्स पैक कर रही थी, कितना हार्ट ब्रोकन फील कर रहे होंगे वो। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन आज भी वो पढ़ा रहे थे। After the writing, we had a lesson in the history, and then the babies chanted their ba, baby, bobu. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with him. Remember, old Hauser was occupying the back benches. He was having an old primary book in his hand. वो भी पढ़ाई कर रहा था. You could see that he too was crying. वो भी रो रहा था. His voice trembled with emotion. आवाज जो है काँप रही थी. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. कितनी अच्छे से मुझे वो आखिरी लेसन याद है। यही समझ आता है ना कि जब हम ब्लेम करते हैं कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते, समझ में कुछ नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम उनके साथ या हमारे साथ नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी मेंटालिटी में होती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि कल कभी आए ही ना। All at once, the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from the drill sounded under our windows. M. Hamill stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall.
So everything was about to come to an end. And M. Hamill suddenly looked so tall. M. Hamill बहुत tall दिखाई दे रहे थे. इसका मतलब ये नहीं उनकी हाइट बढ़ गई थी. इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ह्यूज, बहुत ही मैग्निफिसेंट दिख रहे थे. उनकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी इम्पैक्टफुल लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता. My friend said he I, but something choked him. He couldn't go on. वो बोल नहीं पाए. Then he turned to blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could, Vive la France. उन्होंने बोर्ड पे लिखा Vive la France. Vive la France means long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो उन्होंने ऐसे इशारा करते हुए हमें कहा कि स्कूल खत्म हो गया है, तुम अब जा सकते हो. This was chapter 1 of Flamingo Class 12 English, the last lesson. We have discussed the chapter in detail. We have also discussed all the possible questions and their answers. For any queries, you are always welcome. You can write down your queries. You can also write Any other extra questions and doubts if you have. I'll be with you to take you through the journey of class 12th English core. Till then, take care. Bye bye.